फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं ठोस में जो मतलब आणविक ठोस होता है, तो उसको कितने प्रकार से डिवाइड किया गया वो ये तो मैंने आपको कल बता दिया। आज हम लोग ये सारी जो मैंने कल डिवीज़न बताया था, यानी इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, तो उसका आज हम लोग परिभाषा देखने वाले हैं, उसका डिफिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, कि वो जो है मतलब किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, आज हम लोग वो जानेंगे। ठीक, उसको जानने से पहले आपको एक बार कल का जो है थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, कल वाला पार्ट। तो देखिए, कल वाला पार्ट जो है मैंने आपको बताया था कि ठोस का एक जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, निश्चित आकार, आयतन और आपका द्रव्यमान, ये सारा निश्चित होता है। इसके साथ ही जो है ठोस मतलब क्या करते हैं, इसका अंतराण्विक बल जो है वो बहुत ही अधिक होता है। अंतराण्विक बल अगर पूछे तो इसका बहुत अधिक, बहुत मजबूत होगा। ठीक है, अगर अंतराण्विक दूरी पूछे तो अंतराण्विक दूरी ठोस का बहुत कम होता है, यानी काफ़ी जो है ये, जैसे कि मान के चलो ये छोटा सा कण से जो है ठोस बना, तो इसका जो है ना ये काफ़ी एकदम सटा हुआ रहेगा। ठीक है, एकदम आस पास में रहेगा। ठीक है, तो इसके बीच का जो अंतराण्विक दूरी होता है वो बहुत कम होता है, और इसके बीच का जो बंधन होता है ना, मतलब बॉन्ड जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ठोस के। ठीक है, इतना बात मैंने कल ही पढ़ लिया था। इसके बाद जो है ठोस को कितने भाग में बांटा गया, तो ठोस को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया। पहले आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। फिर क्रिस्टलीय ठोस को भी जो है बांटा गया है। क्रिस्टलीय ठोस को भी बांटा गया है कितने पार्ट में, तो क्रिस्टलीय ठोस को आपको बांटा गया है यहाँ पे 4 पार्ट में। ठीक है, 4 पार्ट में कौन कौन सा? पहला तो आपका आणविक, दूसरा आपका आयनिक, तीसरा धात्विक, और उसके बाद एक आपका सह संयोजन या नेटवर्क ठोस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है फिर आणविक ठोस को भी दो भाग में बांटा गया। आणविक ठोस को दो भाग में कैसे बांटा गया, तो इसको एक ध्रुवीय भाग में और दूसरा आणविक ठोस को 3 भाग में, इसको ध्रुवीय और अध्रुवीय, और उसके बाद एक हाइड्रोजन आबंधित जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन आबंधित ठोस। ठीक है, तो इसको 3 भाग में बांटा गया। तो आज हम लोग जो है, मैंने सारा का सारा पार्ट आपको कवर करवा दिया है। अब आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय, उसके बाद हाइड्रोजन आबंधित ठोस, ये तीनों आज हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है ऊपर में जो है बचा हुआ आपका आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजन नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आज हम बस इतना ही रहेगा। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो फिर हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक, अगर आपने कल के क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जाके एक बार जो है देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा कि, ठीक है, मतलब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेंगे आपके। ठीक है, तो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, ओके। और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास जो है आपका दिन में 10 बजे होता है। दिन में 10 बजे नहीं, दिन में 10 बजे जो है आपका 10th का क्लास होता है साइंस का। और ये क्लास आपका डेली कितने बजे, डेली आपका 9 बजे क्लास होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है मैथ का भी क्लास चल रहा है 8 बजे, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन किया करो। ओके, ठीक है। और जितने भी क्लास इस चैनल पे जो भी क्लास आएगा वो सारा का सारा आपका चैप्टर वाइज क्लास आएगा। बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ कवर किया जाएगा। ठीक है, बशर्ते वो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट ईयर जो पढ़ाई करने वाले हैं अगले साल, तो उसमें तो आपको आराम आराम से लेके चलेंगे, पूरा फिगर के साथ, पूरा बोर्ड वोर्ड पे जो है पूरा, मतलब क्योंकि उसमें हम लोग के पास पर्याप्त समय रहेगा। चूँकि अभी आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से जो है आपका थोड़ा इतना जो है हड़बड़ा के खींचा जा रहा है सिलेबस। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब सिलेबस को ज़्यादा मतलब इतना स्पीडली नहीं खींचे, और कोशिश करें कि टाइम पे जो है आपका ख़त्म हो जाए।
बस मेरी तो यही मतलब उम्मीद है, और कुछ नहीं। बाकी बात पढ़ाई ना करना करना ये तो आपके हाथ में है, ठीक है। आप जैसा मतलब जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज का। आज क्या है हम लोग का? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए। आणविक ठोस मुख्यतः अणु से बने हुए होते हैं। आणविक ठोस कैसा होते हैं? मुख्यतः मुख्य अवयव इसका क्या होता है? अणु होता है। आणविक ठोस मुख्यतः अणु से बने हुए होते हैं, ठीक है। आणविक ठोस मुख्यतः किस चीज से बने हुए होते हैं? अणु से, ठीक। और उसके साथ ही साथ आपको बस इतना ही याद रखना है आणविक ठोस में, रुक जाइए। हाँ, अब जैसा कि आप तो जानते हैं कि ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था शायद कि आणविक ठोस अणु के बने हुए होते हैं। और जैसा कि आपसे जानते हैं आणविक ठोस को कितने भाग में, 2-3 भाग में बांटा गया। एक तो आपका ध्रुवीय ठोस, दूसरा आपका अध्रुवीय, और तीसरा आपका कौन सा है? सहसंयोजन बंधन वाला, ठीक है। नहीं, हाइड्रोजन बंधन वाला, ठीक है। तीसरा आपका हाइड्रोजन बंधन वाला है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ध्रुवीय और अध्रुवीय, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है, तो मैं आपको इस प्रकार से लिखाऊंगा जिससे कि आपको अगर डिफिनेशन पूछे ध्रुवीय ठोस का तो वो भी आप कर लोगे, और अगर पूछ दे डिफरेंस पूछ दे, अंतर पूछ दे, यानी ध्रुवीय ठोस और अध्रुवीय ठोस में अंतर बताइए, इसके बीच में डिफरेंस बताइए, तब आप क्या करेंगे तो भी आप लिख देंगे आसानी से, ठीक है। हम लोग इस तरह से करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप जो है ध्रुवीय ठोस देके डैश दीजिए। पहले आप क्या लिखिए? ध्रुवीय ठोस, या फिर ध्रुवीय आणविक ठोस लिख सकते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस, और दूसरे तरफ जो है लिखिए, मतलब इस तरह से कीजिए, रुकिए। पहले आप जो है क्या कीजिए, दो मतलब बनाइए। एक तरफ से ध्रुवीय ठोस लिखिए और दूसरे तरफ जो है आप अध्रुवीय ठोस लिख दिए, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट लिखाया जाएगा ध्रुवीय के तरफ, और इसमें जो पॉइंट लिखाया जाएगा, तो ये पॉइंट का पॉइंट भी हो जाएगा। और इसका डिफिनेशन निकालना चाहेंगे तो आप डिफिनेशन में भी ये सारा पॉइंट जो है आप जोड़ सकते हैं, ठीक। ये सारा चीज़ आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए ध्रुवीय ठोस के तरफ। लिखिए यह ठोस ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजन बंध, और ब्रैकेट में दे दीजिएगा, ब्रैकेट में दे दीजिएगा यहाँ पे द्विध्रुव अन्योन्क्रिय बंधन। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजन बंध को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव, फिर लिखिएगा यही चीज, द्विध्रुव और उसके बाद अन्योन्क्रिय बंध, ठीक है। ये ब्रैकेट में दे दीजिएगा, ठीक। पहला पॉइंट में लिखिए, फिर से चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे कि पहला पॉइंट में लिखिएगा यह ठोस ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन, और ब्रैकेट में दे दीजिएगा द्विध्रुव अन्योन्क्रिय बंधन से बने होते हैं, ठीक है।
अब लिखिए अध्रुवीय की तरफ, अध्रुवीय, अध्रुवीय ठोस की तरफ लिखिए। तो अध्रुवीय ठोस की तरफ लिखिए, यह अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन, यह अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन, और ब्रैकेट में दे दीजिएगा परिक्षेपण या लंदन, परिक्षेपण या लंदन, ब्रैकेट में दीजिएगा परिक्षेपण या लंदन दीजिएगा, ठीक है, परिक्षेपण या लंदन, ठीक है, दो नहीं दीजिएगा, लंदन नहीं बोल रहे हैं, लंदन, ठीक है, परिक्षेपण या लंदन, परिक्षेपण या लंदन बंधन से बंधा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, लिखिए इनके ठोस के अणु ध्रुवीय की तरफ लिखिएगा, इनके ठोस के अणु, इनके ठोस के अणु अपेक्षाकृत, इनके ठोस के अणु ऐसा लिखिए, छोड़िए अपेक्षाकृत मत लिखिए, इनके ठोस के अणु अधिक प्रबल, अधिक प्रबल, प्रबल, प्रबल यहाँ पे सब्जी वाला प्रबल नहीं, ठीक है, यहाँ पे प्रबल मतलब मजबूत होगा, ठीक है, लिखिए यहाँ पे इनके ठोस के अवयव अधिक प्रबल होते हैं, और अध्रुवीय ठोस की तरफ लिखिए इनके ठोस का अवयव, इनके ठोस का अवयव अधिक मजबूत नहीं होते हैं। अवयव नहीं लिखिएगा, इनके ठोस के अणु, इनके ठोस के अणु अधिक मजबूत नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए इसका गलनांक अधिक होता है, ध्रुवीय की तरफ, ध्रुवीय वाला में लिखिएगा इसका गलनांक अधिक होता है, और अध्रुवीय तरफ लिखिए इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक कम होता है। अब उदाहरण, लास्ट में उदाहरण ही लिखते हैं, ये सारा डिफिनेशन में लिख दीजिएगा, ठीक है, डिफिनेशन में इसी तरह से लिख सकते हैं आप। अच्छा उदाहरण लिखिए, लिखिए इसका उदाहरण, इसका उदाहरण लिखिए ठोस NH3, ठोस HCl और ठोस SO2 है, ठोस HCl, ठीक है, ठोस NH3 और ठोस SO2। हाँ HCl मत लिखिए, ठीक है, HCl नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए, ठोस NH3 ठोस SO2 है, ठीक। दो एग्जाम्पल लिखिए, और इधर लिख लीजिए आप अध्रुवीय का, तो अध्रुवीय का एग्जाम्पल लिखिए आर्गन, ठोस आर्गन। दूसरा आप लिखिए Cl2 I2, बस इतना ही रहने दीजिए। चलिए इधर भी 3 कर लीजिए, जब इधर 3 हो रहा है तो इधर भी 3 कर दीजिए, लिख ही लीजिए HCl, ठोस HCl लेकिन लिखिएगा, ठीक है, ये मैंने आपको कन्फ्यूजन के लिए नहीं लिखाया था, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, यानी ये ठोस में रहेगा, ठीक है, ठोस HCl।
ये जो है आपका सारा का सारा किसका है, नीचे वाला जो भी है ये सारा का सारा ध्रुवीय का, इधर जो है आपका अध्रुवीय का। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्रुवीय और अध्रुवीय का कहानी खत्म। अब दोनों में क्या क्या समानता है ये भी जान लीजिए। कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब ध्रुवीय ठोस और अध्रुवीय ठोस दोनों में क्या समानता है। तो दोनों जो है कैसे होते हैं, दोनों मुलायम होते हैं। दोनों ठोस कैसे होते हैं, दोनों ठोस मुलायम होते हैं। ठीक है, और दोनों जो है विद्युत का कुचालक भी होते हैं। दोनों विद्युत का कुचालक, यानी कहने का मतलब है विद्युत का चालन नहीं करने वाला। ना तो ध्रुवीय ठोस करेगा और ना ही अध्रुवीय ठोस, दोनों विद्युत का कुचालक, और दोनों मुलायम ठोस हो गए। ठीक हो गया, ध्रुवीय अध्रुवीय खत्म। अब एक आपका बचता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हेडिंग दीजिए, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो इसका आप सिंपल सा एक चीज याद रखिए, हेडफोन। क्या याद रखिए, हेडफोन। हेडफोन, FON। ठीक है, H फोन याद रखिए, यानी हेडफोन। इससे इसको याद करने के लिए मैंने बोल दिया हेडफोन। ठीक है, H से आपका हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। ठीक, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में आपको हेडफोन याद रखना है। ठीक, इसका डिफिनेशन लिखिए, लिखिए लिखिए, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन परमाणु के मध्य, परमाणु के बीच, मध्य नहीं लिखे, परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं। सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए, यह बंधन एक मजबूत बंधन के रूप में होता है। यह बंधन एक मजबूत बंधन के रूप में होता है। देखिए, यह विद्युत का कुचालक, यह विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है एवं कमरे के ताप पर यह ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर यह ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में पाया जाता है, या गैसीय। ठीक है, ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में पाया जाता है। उदाहरण लिखिए इसका, H2O। उदाहरण में H2O और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बर्फ। ठीक है, तभी तो वो सॉलिड होगा ना, तभी ना ठोस होगा। H2O तो द्रव होता है ना, और जब इसको बर्फ बना दिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन आबंधित सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं, सीधा याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपका क्या हो गया, आणविक ठोस का पार्ट
आणविक ठोस नहीं, एक्चुअली में ये जो हाँ, आणविक ठोस का पार्ट जो है ये ख़त्म हो गया, आणविक ठोस ख़त्म हो गया। आणविक ठोस कितने भाग में बटे हुए हैं? 3 भाग में, तो ये आपका कहानी ख़त्म। अब हेडिंग दीजिए आप आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको आयनिक ठोस को जानने से पहले एक चीज़ समझिए। पहले जो मैंने आपको हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस जो लिखाया, तो इसमें सारे के सारे पॉइंट के जैसे ही हैं। मैंने आपको लिखाया ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये मतलब क्या होते हैं, इसके बीच में प्रबल बंध होते हैं, मतलब मजबूत बंधन होते हैं। तो ये सारा का सारा एक पॉइंट ही है जो कि मैंने क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में लिखाया है। तो इसको डिफिनेशन के रूप में मैंने इसलिए लिखाया ताकि आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को जो मैंने दोनों के बीच में अंतर लिखाया है, तो इसी तरह से आप उसका परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से उसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का। अगर परिभाषा पूछा तो परिभाषा लिख दीजिएगा, अगर दोनों के बीच में अंतर पूछा तो आप अंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंतर जब भी पूछे, एक बात का ध्यान दीजिएगा, अंतर जब भी पूछे तो कोशिश कीजिएगा दोनों को 2 भाग में इस तरह से बांट के, उसके बाद एक साइड जिसका भी अंतर रहे, ठीक है, दोनों साइड, ठीक, इस तरह से लिखिएगा। अब चलिए आयनिक ठोस का लिखिए डिफिनेशन, आयनिक ठोस का डिफिनेशन लिखिए। लिखिए आयनिक ठोस का, आयनिक ठोस का अवयव आयन होते हैं, आयनिक ठोस का अवयव आयन होते हैं, आयनिक ठोस का अवयव आयन होते हैं। इसका निर्माण धनायन और ऋणायन, इसका निर्माण धनायन और ऋणायन से होते हैं। लिखिए आयनिक ठोस में, आयनिक ठोस में अस्थिर वैद्युत बल, आयनिक ठोस में अस्थिर वैद्युत बल, और इसका ब्रैकेट में लिखिए कूलॉम, ब्रैकेट में कूलॉम बंधन पाए जाते हैं, कूलॉम बंधन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखिए आयनिक बंधन का आयनिक ठोस का क्वथनांक उच्च होता है, आयनिक ठोस का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, आयनिक ठोस का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक और द्रवित अवस्था में विद्युत का चालक होता है, और द्रवित अवस्था में विद्युत का चालक होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आयनिक ठोस जो होते हैं ना, ये ठोस अवस्था में तो मतलब विद्युत का क्या होते हैं, विद्युत मतलब एक जगह से विद्युत पास, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास नहीं करेगा जब ठोस अवस्था में रहेगा। और यही जब इसको गला दिया जाए, यानी अधिक टेम्परेचर दे के इसको जो है द्रवित अवस्था में ले आया जाए, तब क्या होगा, तब ये जो है विद्युत का चालक बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए नमक NaCl, एक तरफ प्लस दे दीजिए, एक तरफ माइनस दे दीजिए, ये भी क्या है, एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। NaCl एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। ठीक है, अब लिखिए धात्विक ठोस, धात्विक ठोस देके डैश दीजिए। धात्विक ठोस देके डैश दीजिए। लिखिए इसका अवयव, इसका अवयव धातु युक्त इलेक्ट्रॉन होता है,
इसका मुख्य अवयव धातु युक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मुख्य अवयव धातु युक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यह मुख्यतः धनायन होते हैं। यह मुख्यतः धनायन होते हैं, यानी इसमें ऋणायन नहीं होता है, ठीक ना। यह मुख्यतः कैसे होते हैं? धनायन होते हैं। यह मुख्यतः धनायन होते हैं। लिखिए, यह विद्युत का चालक होता है। यह विद्युत का चालक होता है। लिखिए, उसके बाद लिखिए, इसके बीच धात्विक बंधन पाए जाते हैं। इसके बीच धात्विक, ये देखिए धात्विक लिखा हुआ है, इसके बीच धात्विक बंधन पाए जाते हैं। उसके बाद लिखिए, यह आघात वर्धीय और तन्य होता है। धातु का गुण तो आप जानते ही हैं, कैसा होता है? ये आघात वर्धीय और तन्य। ये देखिए, आघात वर्धनीय और तन्य यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आघात वर्धनीय और तन्य होता है। उदाहरण के लिए आप कोई सा भी धातु लिख लीजिए, जैसे लिख लीजिए आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ठोस आयरन, ठोस जिंक, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, अब हेडिंग दीजिए आप सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस कहा जाता है, ये भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा। नेटवर्क ठोस किसे कहा जाता है? सहसंयोजक। सहसंयोजक को नेटवर्क ठोस, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। नेटवर्क मतलब क्या? एक दूसरे से साझा करना। सह मतलब साथ, यानी एक दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ रहे तो सहसंयोजक यानी नेटवर्क बनाता है, ये एक प्रकार का। चलिए, इसका डिफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, सहसंयोजक ठोस का अवयव कण, सहसंयोजक ठोस का अवयव कण परमाणु होता है। सहसंयोजन परमाणु के बीच होता है, ठीक है। सहसंयोजक का अवयव कण परमाणु होता है। इसके बीच सहसंयोजन बंधन पाए जाते हैं। इसके बीच सहसंयोजन बंधन पाए जाते हैं। यह कठोर तथा मुलायम दोनों प्रकार के ठोस होते हैं। यह कठोर तथा मुलायम दोनों प्रकार के ठोस होते हैं। इसके साथ ही साथ यह विद्युत का चालक और कुचालक दोनों प्रकार के होते हैं। इसके साथ साथ यह विद्युत का चालक और कुचालक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे में कि समझिएगा, इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण लिखिए हीरा। दूसरा उदाहरण लिखिए ग्रेफाइट। ठीक है, दूसरा उदाहरण ग्रेफाइट। अब देखिए, हीरा जो है वो काफ़ी कठोर होता है, ग्रेफाइट काफ़ी मुलायम होता है। उसी प्रकार हीरा जो है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, यानी हीरा में करंट पास नहीं करेगा, जबकि ग्रेफाइट में करंट पास करता है, यानी ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है। ठीक है, ये आपको स्पष्ट हो गया। बस आपको इतना ही पढ़ना था आज। देखो, फिजिकल हम इसीलिए नहीं स्टार्ट कर रहे थे, इसमें आपको सबसे ज़्यादा आपको डिफिनेशन है।
इस पार्ट में आपको ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा आपको डिफिनेशन है जो कि पूछा जाता है, ठीक ना। और इसके बाद जो है आपको पूछा जाता है ठोस में कौन कौन से दोष हुए हैं, ठीक है। ठोस का दोष जैसे कि आपको शॉटकी दोष जो है पूछ बहुत मतलब फेमस है ये सबसे ज़्यादा, फिर अंतराकाशीय दोष, तो ये सारा चीज़ जो है आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही जो है आपको और क्या पूछा जाता है, तो और तो यहाँ से आपको हाँ एक पूछा जाता है जालक के बारे में, क्रिस्टल जालक। तो अभी हम लोग क्रिस्टल जालक के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। थोड़ा सा रुक जाइए, जस्ट ए मिनट। इसको देख लीजिए आप एक बार, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ठीक है। दिख रहा है सबको? ठीक है, दिख रहा है। ऊपर का पार्ट चलो नहीं भी दिखेगा तो यहाँ देख लो, ठीक है। दिख रहा है सबको? ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए, अभी आप लोगों ने देख लिया होगा उसको। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक सबसे पहले आपको जानना है कि क्रिस्टल जालक जो है ये मतलब ये क्या क्या है, ये मतलब क्या 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 मतलब ये है क्या, क्रिस्टल जालक किसको बोलते हैं। तो क्रिस्टल जालक देखिए, जब ठोस जो है बनता है, कोई सा भी ठोस बनता है, तो मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होता है। जैसे कि मान के चलो कि इतना सा घन बनाना है हमको, ठीक है, इतना सा घन बनाना है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारा मतलब एक ही टाइप का कुछ ना कुछ तो मटेरियल होगा। ये सारा आपस में एक ही प्रकार से इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसा कि देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, ये फिगर में आपको दिखाया हुआ है ना, ठीक है। तो ये क्या है, जालक बिंदु हैं, इसको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल जालक जो होगा, तो वो जो होंगे तो उसमें एक्चुअली होगा क्या, तो उसमें एक्चुअली होगा क्या कि मतलब सारा चीज़ का जो अरेंजमेंट होगा, सारा चीज़ का जो व्यवस्था होगा, मतलब ये पॉइंट के जैसे कि कोई टाइल्स लगाते हैं, जैसे कि कोई टाइल्स लगाते हैं तो उसका एक निश्चित स्थान होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसका एक निश्चित स्थान होगा। यानी मान के चलो इस पॉइंट पे एक जो है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से, फिर इस पॉइंट पे जो है इस तरह से बना हुआ है, इस पॉइंट पे इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये आपस में क्या होंगे, सभी जुड़े हुए होंगे, और जुड़ के जो है तभी तो ठोस बनाते हैं ना, ठीक है। ये त्रिविमीय है। त्रिविमीय कहने का मतलब है कि मतलब ये उधर भी, उस तरफ भी जो पार्ट है ये उधर भी है, ठीक ना। ये देखो इस तरह से, ये तो आपको इस तरह से दिखाया गया है। ये देखो द्विविमीय आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ये द्विविमीय है ये, ठीक। देखो एक्चुअली जालक वाला जो पार्ट है इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा चीज़ है, इतना ज़्यादा चीज़ है कि मतलब क्या कहना, कहना ही क्या है। तो इसको जो है मैं सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं इसमें टाइम वेस्टेज करवाऊँगा, सिर्फ आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका जो मेन पॉइंट है मैं आपको सीधा उसको लिखा देता हूँ, ठीक है। लिखिए, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, यानी कैसे जानेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या है, क्रिस्टल जालक है क्या, इसका लिख लीजिए, इस क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या क्या है। ये देखिए, आपको ये तीनों जो दिख रहे हैं यही क्रिस्टल जालक का अभिलक्षण है यहाँ पे,
ये तीनों पॉइंट आपको लिखना है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको समझाने के लिए जो है पार्ट है, ठीक है, समझाने का पार्ट है, तो इसमें जो है थोड़ा सा समझना है आपको। बाकी बात इसमें जो डिफिनेशन है, सबसे ज़्यादा डिफिनेशन है इसमें, तो आपको डिफिनेशन से ही जो है क्वेश्चन बनता है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा फिजिकल वाला पार्ट में। और बाकी जो है आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो स्टार्ट होगा उससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका और एक दो चैप्टर है तो उसमें भी न्यूमेरिकल है, तो वो वाला पार्ट हम लोग भी कवर करेंगे, ठीक। लेकिन इसको जो है, चलिए फिजिकल वाला पार्ट जो है इसको कवर कर लीजिए। जो जो चीज़ पूछा जाता है बस वही चीज़ मैं आपको कवर करवाऊँ। लिखिए क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। लिखिए जालक का प्रत्येक बिंदु जालक केंद्र या जालक स्थान कहलाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया था, तो वो बिंदु जो था ना, वही क्या कहलाता है, जालक केंद्र या जालक स्थान कहलाता है, ठीक है। लिखिए क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण निरूपित करता है। मैंने आपको बताया ना कि प्रत्येक बिंदु पे एक कण होता है, एक अवयव होता है, ठीक है, यानी उसका स्थान निश्चित होता है, ठीक है। लिखिए क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है, जो क्या हो सकते हैं, या तो वो एक अणु हो सकते हैं या एक परमाणु हो सकते हैं, ठीक है, या एक आयन हो सकते हैं, ठीक है, या क्या 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 हो सकते हैं वो, या तो लिखिए जो या तो एक अणु या एक परमाणु या एक आयन हो सकते हैं, जो या तो एक अणु या एक परमाणु या एक आयन हो सकते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट लिखिए, ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जालक बिंदु को सीधी रेखा में जोड़ा जाता है। जालक बिंदु को सीधी रेखा में जोड़ा जाता है, ठीक है, या सीधी रेखा से जोड़ा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसका जो मतलब संरचना हो वो निश्चित हो सके, ठीक ना, उसका ज्यामितीय आकार है वो निश्चित हो सके, ठीक ना, इसीलिए। देखिए अब ये जो जितने पॉइंट थे, मेरे कहने का मतलब जैसे देखो यहाँ पे फिगर दिखाऊंगा तब आपको जो है थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखो अब हमको जो है क्या करना है, एक मान के चलो हमको इतना बड़ा घन बनाना है। ये जो हरा कलर से दिख रहा है ना, मान के चलो हमको इतना बड़ा घन बनाना है, ठीक ना। तो इतना बड़ा घन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, छोटा छोटा घन इसमें जो है मतलब रखना होगा। तो छोटा छोटा घन हमको इसमें चाहिए, तो ये इस तरह से ही इतना छोटा छोटा घन हमको चाहिए, जितना भी लगे 4 5 6 7, ठीक है, जो भी लगे, तो उतना घन हमको पूरा करने के लिए चाहिए। और यही जो है, अगर मान के चलो हम एक घन इससे ले लिए हैं, तो यही एक घन से हमको पता चल जाएगा कि ये ठोस जो है किस प्रकार का है, आयनिक है, धात्विक है, क्या है, नहीं है, ये हमको एक ही से पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसी एक कण को हम देखेंगे कि ये अणु है या परमाणु है या धनायन है या ऋणायन है, क्या है, तो ये हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये जो इसका छोटा वाला पार्ट है ना,
ये छोटा वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं एकक कोष्टिका। क्या बोलते हैं इसको? एकक कोष्टिका। क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका इसको बोलते हैं। तो ये जो है समझने के लिए था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे नहीं पूछा जाता है कि एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। ये देखिए, ये फिगर बनाया जाता है। ये देखो, ये जो फिगर बनता है आपका, ये देखो इधर जो फिगर बनता है इधर, तो ये वाला पार्ट अल्फ़ा, ये वाला पार्ट बीटा, ये वाला पार्ट गामा, फिर उसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, उसी तरह से बिल्कुल अल्फ़ा बीटा गामा सारे चीज़, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे फिगर क्या हैं? अलग अलग हैं, तो बिल्कुल इस तरह से बनता है, ठीक। इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यहाँ देखो, ये वाला, ये पार्ट जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये देखो, इसमें अल्फ़ा, ठीक है, उधर वाला कॉर्नर पे बना, बीटा देखो कहाँ पे बना? यहाँ पे, और गामा जो है ये आपका यहाँ पे बना, ठीक। इसमें से आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हालांकि इससे एक मतलब क्वेश्चन तो बन नहीं सकते हैं ऐसे, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अब ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। इससे मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है क्या? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी फेस कहने का मतलब फलक जिसको बोलते हैं। तो फलक एकक कोष्टिका क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जाता है आपसे सेंटर जो है यूनिट सेल, कहने का मतलब है सेंटर यूनिट सेल यानी केंद्रीय एकक कोष्टिका क्या है। तो यही चीज़ जो है आपसे पूछा जाता है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ सिर्फ, उसके बाद जो है आप अगर कोशिश कीजिएगा तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज जो है आपका इसका ऑप्शन में जो है डिफिनेशन लिखने के लिए रहता है, तो आप वहाँ से भी काम चला सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे, क्योंकि इसको अगर पूरा का पूरा डिफिनेशन अगर लिखाया जाए तो इसमें देख रहे हैं जितना फिगर है उतना डिफिनेशन होगा, जितना फिगर आप देख रहे हैं उतना डिफिनेशन होगा, और इसको लिखते लिखते जो है आपको कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे, 2 या 3 दिन, ठीक है, 2 या 3 क्लास लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है फालतू का मतलब टाइम वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे वेस्टेज हो जाएगा टाइम यहाँ पे, जो कि सचमुच में मतलब तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है कॉर्नर, ये देखिए ये जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है? ये सिर्फ कॉर्नर पे है। ये देखो कॉर्नर कॉर्नर पे है ना, यानी जहाँ जहाँ पे कॉर्नर है, यानी इसका कोन जो है कॉर्नर है वहाँ पे है। अब इसमें देखिए, इसमें आपका कॉर्नर पे भी है, ठीक। सबसे पहले कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर के साथ साथ ये बीच बीच में भी है। बीच बीच में कहने का मतलब है तीन, मतलब इसका जो फलक है ना, मतलब फलक जिसको बोलते हैं फलक, सतह, तो इसका एक पॉइंट जो है इसका बीच में भी है, यानी इसका एक सतह पे भी है, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें देखो कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है, और उसके बाद कॉर्नर के बाद जो है इसका एक जो है फेस पे भी है, और फेस के बाद जो है कॉर्नर पे है, फेस पे है, और इसका किनारा पे भी है। किनारा कहने का मतलब एज जो होता है ना, एज, ये वाला पार्ट, एज वाला पार्ट, तो एज पे भी है, ठीक। ये हो गया। फिर उसी तरह इसमें भी देखो,
इसमें सिर्फ कॉर्नर पे और इसमें सिर्फ इसमें कॉर्नर और सतह दोनों पे, ठीक है। फिर इसमें भी वही चीज़ है, इसमें कॉर्नर पे और इसमें जो है आपका कॉर्नर और पलक दोनों पे, इसमें जो है आपका एक सेंटर पे यानी बीच में भी है और उसके बाद जो है बाकी कॉर्नर पे है, ठीक। और इसमें एज पे भी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सारा का सारा जो है इसी तरह का है, आप जो है खुद से कर लेना एक बार, ठीक है। हो जाएगा, खुद से समझने का कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात इसमें ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाता है, ठीक है। हो गया यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ओके। उसके बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे, तो आज जो है इतना ही रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट जो है हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी जो है मतलब जो पार्ट बचा हुआ है आपका इसका, उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक। और इसके साथ ही कल जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, निविड़ संकुलित संरचना देखने वाले हैं, ठीक है। उसमें आपका द्विविमीय है, त्रिविमीय है, तो उन सबको देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो है एक थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक माना जाता है ओके। खुद से जो है बहुत कम स्टूडेंट इसको जो है सॉल्व कर पाते हैं, इसमें आपको कहीं ना कहीं टीचर की हेल्प तो लेना ज़रूरी है। तो इस वजह से जो है आप क्लास को जो है ज्वाइन कीजिएगा अच्छे तरीके से, और बिल्कुल जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखा कीजिए क्लास, ठीक है। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज आप शुरू में ही कंसेप्ट देख लेते हो, हाँ चलो ठीक नहीं है चलो हटाओ, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा अपने माइंड से निकालो, क्योंकि जो टॉपिक आपको समझ में लगता है वो आपको जो है थोड़ा सा ठीक लगता होगा पढ़ने में, अदरवाइज जो समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप छोड़ के भाग जाते हो, तो ये गलत बात है। ये इसलिए गलत बात है क्योंकि उसको समझने का पहले कोशिश तो किया करो, तभी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो इस क्लास को जो है शेयर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है। और समझ में नहीं आता है तो कमेंट भी किया करो, ठीक है। कमेंट आपको कहाँ कहाँ करना है मैंने आपको बता दिया है, रोज़ जो है डेली बताते हैं आपको, तो फिर से आज जो है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। कमेंट आपको जो है यूट्यूब के अंदर करना है, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता है आप अगर व्हाट्सएप के अंदर हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कर दो, नहीं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, स्टडी इंडिया लिखना टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे स्टडी इंडिया लिखो और उसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो, कमेंट के अंदर आप लिख सकते हो कि हमको ये चीज़ जो है चाहिए। जिसके पास ख़ास तौर पे बुक नहीं है तो वो जो है मैं उसके लिए पीडीएफ जो है वहाँ पे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए किसी चीज़, जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आया तो वो भी आप पूछ सकते हो आसानी से। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।